चलिए कल से आगे चलते हैं। और आपका अगला शब्द है, कल से आगे लिख रहे हैं। मान लीजिए ये शब्द है आपका शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य कोशिश कीजिएगा जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है, आगे वही काम आएगा। शुद्ध्युपास्य, पीछे वाले शब्द को अलग कर दीजिए एक बार। उपास्य, जैसे ही आपने उपास्य पद को अलग किया, क्या हुआ? उपास्य, ठीक है। आपका ये था सुधि प्लस उपास्य, ठीक है भाई। तो ये ई के स्थान पर क्या आदेश हो गया? य। यदि कह दिया आगे मधवरी, यहाँ पर आपको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। जहां हमको थोड़ा संशय हो, डाउट हो, वहां पर आप पदों को अलग कर दीजिए। मधवरी, सीधा उत्तर आ रहा है वह, दिख रहा है आपको वह, इसका मतलब यहाँ सीधा सा उत्तर। आपको भले अलग नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। अभी आप जो विधि से चल रहे हैं आगमन से, इसलिए आप ये उदाहरण आपके पढ़े हुए हैं, इसलिए आप विग्रह कर पा रहे हो। लेकिन जैसे संस्कृत के उदाहरण आएंगे आपसे विग्रह नहीं होंगे, इसलिए पहले से ध्यान रखेंगे कि जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही चलाना। पीछे वाले शब्द को अलग कर दो, हरि, और जैसे ही आपने हरि को अलग किया तो वह ऑटोमेटिक रूप से ऐसा निकल गया आधा, और इसका विग्रह है मधु प्लस हरि। ये अस्वर परे है तो उ को आपने क्या कर दिया? वह, तो वह तो पूरा हो गया और ध आधा, मधवरी। इसी प्रकार से अन्वय, पहले एक बार सामान्य रूप से ऊपर देखेंगे। यहाँ पे अन्वय में आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि कितनी संधि है ये बताना है। दो है, कौन कौन सी है? पहला तो दिख रहा है वह बराबर यण, लेकिन जब आप इसको बोलते हो अय, अय भी आ रहा है, तो अय आ रहा है तो यहाँ पर अयादि का भी वर्ण मिश्रित रहेगा, ठीक है। जब आप, अब वही बात, पीछे वाले शब्द को अलग कर दो और पीछे वाला शब्द इसमें है अय। देखो ये प्रत्यय लगे हुए हैं, ध्यान रखना, ये सार्थक है और इसका विग्रह होता है अनु प्लस अय। असमान स्वर परे हैं, स्वर परे हैं तो उ को आपने क्या कर दिया? व। इसी प्रकार से यदि आपको लिख दिया वधवागमनम, ये मैंने लिख दिया वधवागमनम। पहली बात तो यहाँ पर ये संशय स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दीर्घ है या नहीं है, ठीक है। तो अपने को काम ये करना है, पीछे वाले शब्द को अलग कर दो, ऑटोमेटिक दीर्घ है या नहीं है वो पता पड़ जाएगा। और आपने पीछे वाले शब्द को जब आपने अलग कर दिया तो रूप निकल गया आगमनम। इसका मतलब ये दीर्घ का वर्ण नहीं है, आगमनम स्वतः एक शब्द है और यहाँ पर इसका विग्रह होगा वधु प्लस आगमनम। स्वर परे हैं, उ को आपने क्या कर दिया? व। जैसे ही आपने उ को व किया तो वह में आ मिल गया तो शब्द बन गया वधवागमनम। अगला जो शब्द है आपका, यदि मैंने लिख दिया तात्रंशः, क्या लिख दिया? तात्रंशः, ठीक है। नहीं पता पड़ रहा है कि यहाँ पर संधि है, एकदम सीधे पता नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? पीछे वाले शब्द को अलग करो। जैसे ही आप पीछे वाले शब्द को अलग करोगे तो पीछे वाला शब्द क्या हो गया? अंशः। और अंश कहते हैं, जो देखिए ये त्र जो है वो संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण जो होते हैं तो ये त, र और अ मिलके आपका क्या बनता है? त्र। तो आपने अ को जैसे ही अलग कर दिया तो र निकल गया सीधा, ठीक है। तो इसका विग्रह क्या होता है? धात्री प्लस अंशः। तो देखिए त, री को उठा के आपने क्या बना दिया? र और अ, ये तीनों मिलके क्या बन गए? त्र, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यण संधि। मैं थोड़ा सा आपको बार बार कह रहा हूँ पीछे का अलग करो, इसका कारण बताऊं, एक उदाहरण लिखता हूँ ताकि आपको पता पड़े कि मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ कि पीछे का शब्द अलग करो। और आपका जो संस्कृत का उदाहरण होगा साथ साथ में लिखते रहिएगा आप, ठीक है। के पीछे का शब्द अलग करो। अब मैं इसमें एक संस्कृत का उदाहरण डालता हूँ, मान लो, और आपका जो संस्कृत का उदाहरण होगा साथ साथ में लिखते रहिए। अब मेरे को इसमें बताना कि इसमें कौन सी संधि है। ये शब्द लिख दिया मात्रा, और आपका ये संस्कृत का शब्द है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें संधि बताओ। ये ऐसे शब्द आएंगे, समझ में आ रही है? अब ऐसे स्थल पर आपका पढ़ा हुआ नहीं है, नहीं पढ़ा हुआ है तो विग्रह भी नहीं होगा। जब नहीं हो रहा है तो संधि ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको सीधा सा है, आपको पीछे वाले शब्द को अलग करना आना चाहिए, ठीक है। और इसका पीछे वाला जो शब्द है वो शब्द है आ। कौन सा है? प्रत्यय लगा हुआ है आ, और इसमें मूल शब्द है मातृ। कौन सा शब्द है? देखिए स्वर परे है स्वर परे, तो री के स्थान पर आपने क्या कर दिया? र। तो ये त पड़ा, री को आपने क्या कर दिया? र, और आ मिला दिया, क्या बन गया? मात्रा। कौन सी संधि हो गई? यण संधि। मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है, मैंने तो एक उदाहरण बताया है आपको कि आप जैसा बोल रहा हूँ फिलहाल वैसे ही करते रहिएगा ताकि आगे चलकर संस्कृत में कोई समस्या नहीं आए। अब एक बार संयुक्त वर्ण के बारे में बता देता हूँ, बोलते ही गलत है इसलिए समस्या रहती है, रटे हुए प्रवृत्ति पे चलना पड़ता है। शुद्ध बोलिएगा, अपने आप संयुक्त वर्ण को अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप कहते हैं त्र, क्या बोलते हैं? तो इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है त्र। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? त्र। ऑटोमेटिक रूप से वर्ण क्या निकलता है? त, र और अ। यदि मैं ये लिख रहा हूँ ज्ञ, बताओ ये क्या लिखा है? अब आप बोल के बताइए एक बार। ये ज्ञ नहीं है, ये आप बोल रहे हो ज्ञ, ये एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ज्य। क्या होता है? ज्य। ज्य का मतलब ये वर्ण निकल गई। मैं छठी से लेकर 11वीं तक ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इसलिए उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम शुद्ध है। आप जिसको ज्ञ बोलते हो तो नहीं तो वो वर्ण विभाजन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञ में ज, य, अ की ध्वनि नहीं आ रही है। तो ज्ञ का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ज्य। ज्य बोलते हैं तो ज, य और अ। समझ में आ रही है? इसी प्रकार से यदि आप श्र कह रहे हैं तो इसको शुद्ध बोलिए, जल्दबाजी में मत बोलिए। श्र, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है श्र। क्या होता है? श्र, मतलब ऑटोमेटिक रूप से मिश्रित ध्वनि निकलती है वहां। श्र, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, दूसरों के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो अपने को तो शुद्ध बोलना पड़ेगा। यदि कह दिया ये, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? दिय। जब आप इस दिय को बोलते हो तो स्वाभाविक रूप से वर्ण बाहर आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं? द, य और अ।
समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि सामान्य रूप से एक व्यंजन और एक स्वर मिलकर एक पूर्ण वर्ण बनाते हैं, लेकिन जहां पर दो व्यंजन और एक स्वर होते हैं वो वर्ण कैसा कहलाता है? संयुक्त वर्ण। एक और देखना भी, एक शब्द लिख रहा हूं कवयित्री, और आपको ये कह दिया कि इसमें संधि बताओ। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही चलते रहना, क्योंकि संस्कृत पढ़नी, हिंदी नहीं चलानी है। कवयित्री में संधि बताओ, फिर समस्या आ गई। कौन सी संधि? देखो विग्रह ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? आप यहाँ पर इसका ये कोई प्रत्येकम या अल्पाहार वैसा विग्रह नहीं है। अब मैंने कहा कि इसका आप इसका, तो मेरे तो एक ही बात है कि आप इसमें पीछे का शब्द अलग कर दो, और मैं बता रहा हूं अभी पढ़ोगे थोड़ी देर बाद में, और ये सब चीजें वहां आएगी। इसका एक प्रत्यय लगा हुआ है ई। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई। और जैसे ही आपने ई को अलग कर दिया तो वो क्या निकल गया? त्र। और त्र किससे बनता है? त और र से, यानी र कौन सा वर्ण होगा? आपकी यण का। इसका ओरिजिनल विग्रह होता है कवयित्री, ऐसे ये विग्रह है। और जब आप इसका विग्रह करते हैं तो देखिए, तो री को आपने क्या बना दिया? र, और आपने ई, इन तीनों को मिलाइए, क्या बन गया? त, र और ई मिला के क्या बन जाएगा? त्रि। तो आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे चलते रहना, क्योंकि आपको आगे ये शब्द मिलेंगे जहां पर आप विग्रह बड़ी कठिनता से कर पाओगे। इसलिए पहला काम ये करना है, यण संधि जहां पे भी आएगी वहां पर आपको क्या करना है? पीछे वाले शब्द को अलग करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब एक संस्कृत का विग्रह लिख रहा हूं, इसको आपको याद करना है। मैं बहुत कम जगह आपको रटने के लिए बोलूंगा, एक ये जरूर कहूंगा कि इसको आप याद ही कर लेना, क्योंकि संस्कृत का है। और यदि मैं लिखता हूं लाकृति ही, क्या लिख रहा हूं? लाकृति ही, और इसका ये ओरिजिनल संस्कृत वर्ड है। अब आप इसको जब करोगे तो क्या आ जाएगा? री प्लस आकृति ही। यह ई के स्थान पर यह होता है, ऊ के स्थान पर वह होता है, री के स्थान पर र होता है, री के स्थान पर क्या होगा? ल। स्वर परे है, री को ल कर दिया, शब्द क्या बन गया? लाकृति। यण संधि में जो वर्ण बन रहे हैं वो कौन से वर्ण बन रहे हैं? य, व, र और ल, और इसका सूत्र है ईको यणचि। ठीक है भाई, चलिए मैं बैक लगा रहा हूँ पीछे, आप इसको उतार दीजिएगा पहले पीछे वाले, और इस अब की बार आप साथ में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य, और इसका विग्रह है सुधि प्लस उपास्य। मधवरिहि, मधु प्लस हरिहि। अन्वयः, अनु प्लस अयः। वधवागमनम, वधु प्लस आगमनम। विग्रह में किसी भी प्रकार के छात्रों को कोई समस्या नहीं रहती है, एक ही स्थान पर समस्या रहती है। यदि वो शब्द प्रॉपर संस्कृत का आ जाता है तो आपके लिए हो सकता है कि पढ़ा नहीं है इसलिए समस्या है, बाकी ये शब्द तुम लोग रात दिन बोलते हो, इसलिए विग्रह की हमारी कतई समस्या नहीं है। समस्या है संधि को पहचानना। इसलिए पहला काम आपको क्या करना है? संधि। और स्वर में तो इतनी नहीं है, व्यंजन में ज्यादा रहेगी। ठीक है ना? तात्रंशः, धात्री प्लस अंशः। चलिए पीछे लिखिएगा। मात्रा, मात्रा, मात्री प्लस आ, ये री को आपने र कर दिया तो त, र और अ मिलके क्या बन गया? त्रा। कवयित्री, कवयित्र प्लस ई, ई पीछे है, प्रत्यय कहाँ है ये? तो कवयित्री में त, र और ई मिलके क्या बन गया? त्रि। कौन सी संधि हो गई? यण। और लाकृति का याद करना पड़ेगा, री प्लस आकृति। संस्कृत के जो वर्ड आ रहे हैं जैसे लाकृति है, जैसे एक आगे लिखाया था कृष्ण रिद्धि ही, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कई बार जब पेपर में सीधे सीधे सवाल आते हैं तो ये प्रॉपर संस्कृत के ही वर्ड देते हैं। ठीक है ना? तो अब अपन ने जो पढ़ा वो भले कितना भी विस्तृत पढ़ लिया, लेकिन उत्तर सिर्फ एक ही मिलेगा, दीर्घ संधि आयुरी, बस इतना। अगले प्रकरण में यही चाहिएगा आपको। गुण संधि ए ओ अरल, वृद्धि संधि अय ओ अराल, यण संधि य व रल। ठीक है, अब यण के बाद में अगली संधि है अयादि संधि, और आपकी अगली जो संधि होगी वो है अयादि। अभी आपको मैंने एक लास्ट की गोली दे दी है, ब्रह्मास्त्र की गोली दे दी मैंने, कि जहां कुछ भी नहीं समझ में आए वहां पर पीछे वाले शब्द को क्या कर दीजिएगा? अलग, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। यदि मैं अभी आपसे ये पूछूं कि अयादि में वर्ण कौन से बनते हैं, पहले तो ये बताओ कौन से बन रहे हैं? अय, अव, आय और आव। अब मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि पीछे वाले पद को अलग करके उत्तर दीजिएगा। मैं पूछ रहा हूं अयादि में कौन सी संधि है? आपको आ रही है सब कुछ, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार दीर्घ है या नहीं है, इसके लिए आप पीछे वाले शब्द को अलग करो। पीछे वाला शब्द क्या अलग करो एक बार? आदि। तो ये आदि दीर्घ का नहीं है, समझ में आ रही है? ये आदि का है। अब आपने जैसे ही इसको अलग कर दिया तो आपका शब्द क्या निकल गया? अय प्लस आदि, ऐसे निकला ये। अब बताओ अयादि में कौन सी संधि है? अय बराबर अयादि संधि। समझ में आ रही है? अय में कौन सी संधि आ रही है? अयादि। और इसको अयादि क्यों कहते हैं? क्योंकि अयादि का पहला अक्षर क्या बनता है? अय, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? अयादि। समझ में? देखिए सीधी सी गणित आपको बता रहा हूँ। दीर्घ, तो दीर्घ का क्या नाम है वो ध्यान रखना है। पढ़ते समय इस बात को ध्यान रखें कि यदि मैं अव्ययी भाव पढ़ा रहा हूँ तो इसका नाम अव्ययी भाव क्यों पढ़ा? मैं तत्पुरुष पढ़ा रहा हूं तो तत्पुरुष क्यों पढ़ा? समझ में आ रही है? यदि मैं कह रहा हूं दीर्घ तो संधि का नाम दीर्घ क्यों पढ़ा? क्योंकि दीर्घ वर्णी कौन से है? आयुरी। यण, तो यण संधि का नाम यण क्यों पढ़ा? क्योंकि यण का मीनिंग क्या होता है? यवरल, खत्म। फिर कह दिया अयादि का नाम अयादि क्यों पढ़ा?
क्योंकि अयादि का पहला वर्ण क्या बन रहा है? अय। इन चारों ही वर्णों में, इन चारों ही शब्दों का आदि रूप क्या है? अय। इसलिए संधि को क्या कह दिया? अयादि। और अयादि में कौन कौन से वर्ण बन रहे हैं? अय, अव, आय और आव। निगमन से चला रहा हूं और इसका सूत्र है एचो एस। ये एस है, अ का रूप होता है एचो अय वायावह। एचो अय वायावह, ठीक है, ये इसका सूत्र है एचो अय वायावह। अब यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि एचो अय वायावह में कितनी अयादि संधि है, देखिएगा यहाँ ये एस का मीनिंग होता है अ। मैंने अ को य से मिलाया, क्या बन गया? अय। य जैसे ही हलंत किया तो अ निकल गया। अ को व से मिलाया, क्या बन गया? अव। व को हलंत किया, आ निकल गया। आ को य से मिलाया, आय। और य को हलंत किया, आव। तो इस सूत्र में ही अयादि संधि कितनी हो गई? 4। कौन कौन से हो गई? अय, अव, आय और आव। आप आदेश ही यही कर रहे हो, अय, अव, आय, आव। फर्स्ट ग्रेड का पहला सवाल यही था पेपर का कि एच, पहले पढ़ा चुका हूं, एच अक बराबर रस्व स्वर, एंग बराबर गुण, ऐच बराबर वृद्धि और एच बराबर गुण वृद्धि। तो एच में कौन से वर्ण आ गई? ए, ओ, आई, औ। एच के स्थान पर क्रमशः क्या आदेश होते हैं? ए को हटाओ, क्या आदेश करो? अय। ओ को हटाओ, क्या आदेश करो? अव। ऐ को हटाओ, क्या आदेश करो? आय। और औ को हटाओ, क्या आदेश करो? आव। कब करेंगे? जब पीछे क्या रहेगा? स्वर। ये इसका अर्थ हो गया कि ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। पीछे क्या रहना चाहिए? स्वर। ठीक है, ये इसका अर्थ है। अर्थ लिखेंगे और इसका अर्थ लिखेंगे, पहले सूत्र लिखेंगे एचो अय वायावह। एचो अय वायावह, इस सूत्र का अर्थ ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। और जैसे आपको एक और तरीका बता देता हूँ, सबसे आसान तरीका होता है इक्वेशन में लिखना, जैसे मैंने लिखा है। वहां पर सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं रहती, सीधा अर्थ आ जाता है यहाँ पर। ये तो सीधा तरीका है। और इसका मैं हिंदी तो लिखा रहा हूँ आपको कि ए को अय, ओ को अव, ऐ को आय, औ को आव, ये तो लिखा रहा हूँ मैं। चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं और मैं बोल रहा हूँ वो भी लिख सकते हैं। लिखिएगा इसका अर्थ एच। एच, एच के ब्रैकेट में लिखेंगे ए, ओ, आई, औ। एच के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए, ओ, आई, औ। क्वेश्चन क्लोज कर दीजिए। एच के स्थान पर, एच के स्थान पर क्रमशः, एच के स्थान पर क्रमशः, इधर लिखा हुआ है देखते रहिएगा, क्रमशः अय, अय, अव, आय और आव आदेश होता है। एच के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव आदेश होता है स्वर परे रहते। स्वर परे रहते। स्वर संधि का नियम है, पीछे और आगे हमेशा क्या रहेंगे? स्वर। वो कह रहा है स्वर पीछे है, कोई भी स्वर, तो ए को हटा के क्या ले आओ? अय। ओ को हटा के अव, ऐ को आय और औ को आव। कुल मिला के उत्तर क्या मिलेगा? अय, अव, आय और आव। ठीक है भाई, चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। और इसका, और जहाँ नहीं समझ में आएगा, कोई भी उदाहरण में लिख रहा हूँ, वो संस्कृत का होगा, मान लो नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या करना है? पीछे वाले शब्द को अलग। ठीक है, यदि आपको कह दिया नयनम, नयनम किसकी ध्वनि आ रही है? अय। यदि कह दिया शयनम, किसकी ध्वनि आ गई? अय। यदि कह दिया शयनम के बाद में चयनम, किसकी ध्वनि आ गई? अय। यदि कह दिया, अब मान लो मैंने ये शब्द लिख दिया हरये, मान लो नहीं आया, कोई बात नहीं, तो पीछे वाले एक बार प्रत्येक को अलग कर दो, ए को अलग करो एक बार और फिर शब्द को बोलो हरय, किसकी ध्वनि आ गई? अय। अय बराबर अयादि संधि। यदि कह दिया भवनम, भवनम किसकी ध्वनि आ रही है? अव। यदि कह दिया पवनम, किसकी ध्वनि आ रही है? अव की। यदि कह दिया नायकः, नायकः आय की आ रही है। यदि कह दिया श्रावकः, किसकी आ गई? आव की। यदि कह दिया पावकः, ये आव की आ गई। यदि मैं आपके सामने लिख दूं ये एक शब्द, आपको खुद को बोल के बताना है। अब ये एक लिख दिया, अब आपको कहा कि इसमें संधि बताओ, मान लो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि सीधे सीधे उत्तर नहीं बन रहा है इसमें, पीछे वाले को अलग कर दो। पीछे वाला क्या है? ईह। जैसे ही आपने ये को अलग कर दिया तो फिर आगे वाले शब्द को उच्चारण, देखो जो आ रहा है ना उसमें तो दिमाग लगाना है नहीं, जो नहीं आ रहा है ना उसी को तो समझना है। आपने ई को अलग कर दिया, जैसे ही आपने ई को अलग किया तो अगला शब्द होगा विष्णव। क्या हो गया? विष्णव, किसकी ध्वनि आ गई? अव। अव बराबर कौन सी संधि हो गई? अयादि। उदाहरण के तौर पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहाँ पर हर, ये लो, ये लिख दिया। अब मान लो आपको नहीं बैठ रहा है, संस्कृत है ना ये, तो नहीं बैठ रहा है, पीछे वाले शब्द को अलग कर दो, की। जैसे ही आपने अलग किया तो आगे क्या निकल गया? हरय। हरय में किसकी ध्वनि आ गई? अयादि। यदि कह दिया उदाहरण के तौर पर, इसको देखें आप, विष्णवे, विष्णवे, मान लो नहीं पता पड़ रहा है, पीछे वाले प्रत्येक को अलग कर दो, ए को। जैसे ही आप एक को अलग करोगे तो क्या निकल गया? वैष्णव। अव बराबर अयादि। जब अयादि का अर्थ ही यही है, अय, अब, आय, आव, तो आप किसी भी कंडीशन में चले जाइएगा, अयादि का मीनिंग यही रहेगा, ध्वनि यही आएगी। समझ में आ गई? अब आते हैं इसके विग्रह के ऊपर।
विग्रह की एक कंडीशन होती है कि विग्रह में दोनों पद हमेशा कैसे रहते हैं, सार्थक। विग्रह में दोनों पद हमेशा ही क्या कैसे रहेंगे, सार्थक। चलिए नयनम का विग्रह कीजिए, क्या करूं, ने प्लस अनम। थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि विग्रह में दोनों पद सार्थक होते हैं, तो ने प्लस अनम जब सार्थक होते हैं तो ने का अर्थ बताओ, क्योंकि सार्थक है तो अर्थ वाला होगा कोई न कोई। तो ने का अर्थ क्या होता है, ने होता ही नहीं है वहां पर एक्चुअल में, ने तो है कहाँ यहाँ, वो तो अयादि संधि के कारण आपने ने लिखा है। नी धातु है संस्कृत की और नी का मतलब होता है ले जाना। तो शरीर का ऐसा इंद्रिय, ऐसी कौन सी इंद्रिया है जो आपको बहुत दूर तक ले जाती है, कौन है, आंख, इसीलिए उसको नयन कहा जाता है। तो एक्चुअल में ये शुरू कहां से हो रहा है, नी से। वो तो आप अयादि में आके विग्रह कर रहे हो, तो ने का तो मीनिंग है ही नहीं, मीनिंग किसका है, नी का। समझ में आ रहा है, बस ये छोटी सी चीज पकड़नी है। लेकिन अयादि का विग्रह क्या होगा, ने प्लस अनम। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है, ने नहीं है, क्या है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ए को आपने ऑटोमेटिक है, स्वर पर है, ए को आपने क्या कर दिया, अय, पीछे प्रत्यय लगा हुआ है, आएगा कब पढ़ेंगे। शयनम, शयनम क्या विग्रह होता है, से प्लस अनम। अब वास्तविक रूप से देखा जाए तो से तो कोई है ही नहीं यहाँ, सोना। शयनम का मीनिंग क्या होता है, तो सोने में तो धातु कौन सी है, शी। तो आपका प्रक्रिया तो कहां से शुरू हो रही है, सी से। आप ये विग्रह कहां पे आके कर रहे हैं, अयादि में। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो से प्लस अनम वही ए को आपने क्या कर दिया, अय। बात समझ में आ रही है। अब आइए चयनम, ठीक है, चयनम विग्रह करो आके। विग्रह क्या होता है, ए को आय करते हैं तो क्या विग्रह हो गया, चे प्लस अनम। अरे भाई चे तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि चे यदि होता ना तो ये अर्थ देता कोई, तो अर्थ चे का थोड़ी है, अर्थ किसका आ रहा है, ची। ची का मतलब होता है चुनना, और ये चे से ची में कैसे आ रहा है वो प्रत्यय में आएंगे हम। समझ में आ रही है, आप तो यहाँ अयादि का विग्रह कर रहे हैं, स्वर पर है तो ए को क्या हो गया, अय। तो क्या बन गया, चय प्लस अनम बराबर चयनम। अब आइए हरये, हरय, अय, अय किसके स्थान पर होता है, ए के, इसलिए इसका विग्रह होता है हरे प्लस ए, ठीक है। अब आए भवनम, पीछे ये अब किसके स्थान पर हो रहा है, ओके, तो इसका विग्रह क्या होगा, ओ प्लस अनम। अब वही बात करूंगा, वो तो होता ही नहीं है, क्योंकि यदि होता तो मैं पूछूंगा अर्थ बताओ, वो नहीं होता है, धातु होगी, कौन सी धातु होगी, वो आएगी तो पढ़ेंगे अभी। पवनम, पवनम का विग्रह क्या होगा, ओ प्लस अनम। ओ को आपने कर दिया। नायक, नायक आय, आय किसके स्थान पर होता है, आई के, इसलिए इसका विग्रह क्या होता है, नई प्लस अक। फिर प्रश्न कर रहा हूं, नई का मीनिंग का, नई का अर्थ बताओ। नई नहीं है तो वही वो की वो क्या है यहाँ पर, नी, ठीक है। श्रावक क्या विग्रह करते हो, आव आ रहा है, आव किसके स्थान पर आ रहा है, औ के, इसलिए इसका विग्रह क्या होगा, श्रव प्लस अकह। स्वर पर है, औ को आपने क्या कर दिया, आव। पावक क्या होता है, पौ प्लस अकह। सेम प्रोसेस, स्वर पर है तो औ के स्थान पर आव। यदि कह दिया विष्णवी तो आपने पहले ही अलग कर दिया ई को, तो जब आपने ई को अलग कर दिया तो आगे शब्द क्या बना, विष्णव। अब किसके स्थान पर आता है, देखिए किसके स्थान पर आता है, ओ के, किसके स्थान पर आता है, ओ को अब हो रहा है, तो इसका विग्रह क्या होगा, विष्णु प्लस इह। स्वर पर है, ओ को आपने क्या कर दिया, अव, तो विष्णव प्लस इह। हर इह, पीछे वाले शब्द को अलग कर दो, इह। जैसे ही आपने इह को अलग कर दिया तो आगे शब्द निकल गया हरे, हरे प्लस इह, और विष्णवे, विष्णु प्लस ए। देखो रटने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं रखनी है, समझ आ रही है। हमको काम ये करना है कि शब्द हमारे सामने आएगा, शब्द जैसे ही हमारे सामने आएगा तो हमको जो काम करना है, संधि पहचाननी, बस। संधि पहचानते ही विग्रह अपने आप हो जाएगा, आपको वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको वहां पर नहीं होगी। और जो हमको रटना है वो सिर्फ इतना ही रटना है कि दीर्घ बराबर आयुरी, गुण ए ओरल, वृद्धि अय उआरल, यण यवरल, और अयादि अय अव आय आ। ये आपके हिंदी की 5 संधि समाप्त हो गई। अब आते हैं संस्कृत की, ठीक है भाई। हिंदी में 5 है और संस्कृत में 7 है, ऐसा क्यों है, ठीक है ना भाई। हिंदी में तो 5 है और संस्कृत में आप कितने कह रहे हो, 7। तो हिंदी वाले सर मेरे से पहले पढ़ा रहे हैं, बाद में पढ़ा के चले गए वो, चलिए उल्टा क्रम हो गया है, ठीक है ना। बाकी हर जगह पहले क्लास मेरी होती है, हिंदी की बाद में होती है, तो पहले मैं आता हूँ फिर बाद में हिंदी वाले आते हैं। समझ में आ गई, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण होता है। जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ के संस्कृत को पढ़ता है वहां पर अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण है, और संस्कृत को हिंदी पढ़ता है तो अधिगम का कौन सा स्थानांतरण होता है, सकारात्मक। कारण बता दूं क्यों, क्योंकि हिंदी में 11 वर्ण है, संस्कृत में कितने वर्ण है, 13। तो उल्टा काम है, पहले मैं आया हूं इस संसार में, क्योंकि संस्कृत पहले आई और हिंदी बाद में आई है। तो वर्ण तो 13 ही थे, हिंदी वालों ने कितने उसमें से लिए, 11। संधि 7 ही थी, 5 थी ही नहीं। संस्कृत तो पहले बनी है ना, तो संधि कितनी थी, 7। हिंदी ने कितनी ली है उसमें से, तो उन्होंने 5 ही क्यों ली, 7 क्यों नहीं ली, इसलिए नहीं ली क्योंकि हिंदी वाले लिखते हैं राम, हम शब्दों का कभी प्रयोग नहीं करते, हम क्या लिखते हैं, राम। बात समझ में आ गई। हिंदी वाले लिखते हैं फल, हम कभी फल नहीं लिखते, हम लिखते हैं फलम। हमारे पास 2 अतिरिक्त वर्ण है, कौन कौन से हैं, विसर्ग और अनुस्वार, इसीलिए 2 संधि भी क्या हो गई, एक्स्ट्रा। समझ में आ रही। और आपकी अगली संधि होगी, वो अगली संधि है पूर्व रूप संधि, ठीक है भाई। अगली संधि कौन सी है, पूर्व। उत्तर पहले ही संरक्षित है आपके दिमाग में। और पूर्व रूप संधि में कौन से वर्ण बनते हैं, ए एस ओ एस।
और इस एस को अपन क्या बोलते हैं, अवग्रह, और अवग्रह का मीनिंग क्या होता है, अ। ठीक है भाई, तो अपन को पहले से ये ज्ञात है कि ए एस ओ एस बराबर संधि कौन सी होगी, पूर्व रूप। ठीक है भाई, अब इसका फिर निगमन से चला रहा हूं, आगमन नहीं ले रहा हूं। अब आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी विधि से पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रही है। मैंने कई बार ऐसी विधियों का प्रयोग किया, मैंने बोला नहीं आपके सामने, मैंने अव्याकृत विधि भी डाली थी बीच में, बोला नहीं था आपके सामने, आगे भी डालूंगा, पकड़ना है विधि को टीचर की। चलिए, और इसका सूत्र है एंगः पदान्तादति, एंगः पदान्तादति, ये इसका सूत्र है। इच्छा हो तो याद करना, कोई जरूरी नहीं है, वैसे भी याद रहेगा ही नहीं, क्योंकि प्रकरण समाप्त होगा तो हमको आगे के लिए सिर्फ वर्ण चाहिएंगे और आपको वर्ण ही याद रखने हैं। अब मेरे को पहले यहाँ देख के बताइएगा, एंगः पदान्तात, कौन सी संधि अंडरलाइन कर दी मैंने, पदांत, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, नियम, ये सूत्र समझना है। ये कह रहा है कि पदांत, पदांत एंग, एंग का मीनिंग बताओ, आप पढ़ाया हुआ है, अक बराबर रस्व स्वर, एंग बराबर ए और ओ। एंग किसे कहते हैं, गुण को, तो एंग का मीनिंग क्या होता है, ए और ओ। ठीक है भाई, पदांत ए ओ के बाद में अ आ गया, ये नियम आ गया। पदांत ए और ओ, उसके बाद में क्या आ गया, अ। ठीक है भाई, तो अ को पूर्व रूप कर दो, अ को क्या कर दो, पूर्व रूप। एक बार लिखोगे पहले, फिर समझाऊंगा, ताकि मेरे को कुछ अंडरलाइन करवानी है वो अंडरलाइन करवाऊंगा। पहले लिखो, सूत्र लिखो, एंगः पदान्तादति, एंगः पदान्तादति, ये सूत्र है। उत्तर पहले से दिमाग में हो, उत्तर क्या है, ए एस ओ एस बनेगा यही, और इसका अर्थ लिखेंगे अब पदांत, पदांत अंडरलाइन करो इसको, पदांत को, पदांत के नीचे अंडरलाइन कीजिएगा, यही काम का है शब्द इसमें। पदांत ए और ए कॉमा ओ, पदांत ए कॉमा ओ से परे, पदांत ए कॉमा ओ से परे अ के रहने पर, पदांत ए ओ से परे अ के रहने पर, अ के रहने पर अ को पूर्व रूप आदेश होता है, अ को पूर्व रूप आदेश होता है, अ को पूर्व रूप आदेश होता है, तथा अ के स्थान पर, तथा अ के स्थान पर एस, ये लिखा हुआ, अ के स्थान पर एस अर्थात, अ के स्थान पर एस अर्थात अवग्रह का प्रयोग किया जाता है, अ के स्थान पर एस अर्थात अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, मैं ना जब मैं कॉलेज में था ना सर, तो आप मेरी बात को पकड़िएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और मेरे ये प्रश्न दूसरे टीचर से भी होने चाहिए। मैं जब भी पढ़ाता था ना, तो विद्यार्थी मेरे से पहला, क्योंकि उनकी अभिवृत्ति मैंने वैसे ही सेट कर रखी थी, वो फर्स्ट ईयर से मेरे से ही पढ़ रहे थे, सेकंड ईयर फाइनल ईयर एमए प्रीवियस फाइनल, वो सब मेरे से ही पढ़ रहे थे, तो उनकी अभिवृत्ति वैसे ही सेट थी। जैसे मैं कोई टॉपिक लिखता, जैसे ही मान लो मैंने एक टॉपिक लिखा, उदाहरण के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जसत्व संधि, क्या पढ़ा रहा हूँ, जसत्व, वो मुझसे पहला प्रश्न करते, मैं अंदर लिखवा देता हूँ उनको कि देखो लिखो वर्ग के पहले अक्षर को तीसरा करो, लेकिन वो लिखते ही नहीं, वो मेरे को ये प्रश्न करते कि सर पहले तो ये बताओ जसत्व किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी हेडिंग होगा ना, शीर्षक, वही उसका उत्तर होता है। बात समझ में आ रही है, यदि गणित की कोई प्रश्नावली में औसत विषय पूछा जा रहा है, वो नीचे औसत बता रहा है, तो उसका हेडिंग भी क्या होगा, औसत, उसी का ही शीर्षक होगा। इसीलिए हेडिंग के अंदर जो होता है वो पूरा उत्तर आ जाता है। इस संधि का हेडिंग क्या है, क्या नाम है इसका, पूर्व रूप, यानी पीछे वाला शब्द पढ़ा है उसको क्या बना दो, पूर्व, पहले जैसा बना दो। समझ में आ रही है, अभी तक आप जितना भी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हिंदी। देखिए क्या आपने क्या पढ़ा है, यदि मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि ये पढ़ाया मैंने यण संधि, पढ़ाई ना ये भी यण संधि आपको। अब मैंने एक शब्द लिखा सुधि उपास्य, ठीक है, लिखा, ये मैंने क्या विग्रह किया है, सुधि प्लस उपास्य। ये बताओ सुधि हिंदी का है संस्कृत का है, हिंदी का, देखना भी और नीचे, ये पीछे वाले को छोड़ देना एक बार। मधवरी, ये क्या लिखा, मधु, ये हिंदी है संस्कृत। अन्वय, अनु, हिंदी संस्कृत। भाई साहब यदि ये संस्कृत होता ना, तो मैं मधु को कैसे लिखता पता है, ये मैं मधु को लिखता मधु ऐसे। तो अभी तक आप इसमें क्या लिख रहे थे, सब हिंदी के शब्द। अब यहाँ पर क्या विशेष बात आई, वो देखिए, वो कह रहा है हिंदी नहीं होगी, क्या होगा, पद होगा। पद किसे कहते हैं, लिखाया हुआ है, पद किसे कहते हैं, हम कभी भी शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम किसका प्रयोग करते हैं, पद का। पद का मीनिंग क्या होता है, संस्कृत का शब्द, पद। अब यहाँ ये संस्कृत का शब्द आएगा, हिंदी नहीं आएगी विग्रह में, समझ में आ रही है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करवाया है आपको कि करो इसको अंडरलाइन, पदार्थ। अब ये हिंदी नहीं आएगी, क्या आएगा, पद। अभी खोलूंगा तो पता पड़ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, पहले तो एक बार ये बताना कि ए के बाद में अ आ गया, ठीक है, बताओ कौन सी संधि आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, अयादि। अभी किया है नयनम, किया ना, नयनम में क्या किया था, ने प्लस अनम, ऐसे किया। स्वर परे, तो ए को आपने क्या बनाया, अय, वही तो कह रहा है, ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो क्या बनना चाहिए था, अय, ये बनना चाहिए था। तो ये संधि किसका निषेध करती है, अयादि का।
समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? अब देखो ये क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि शब्द यदि संस्कृत का आ गया, पद आ गया, पद के अंत में ए है लास्ट में, और ए के बाद में यदि अ आ गया, तो इस अ को खत्म कर दो वहां से, इस अ को किस में मिला दो? ए में। तो मैंने वहां से हटा दिया और ए में मिला दिया, मेरे सामने क्या बच गया? ए। क्लियर हो गई बात? वापस बोल रहा हूँ कि ए के बाद में यदि अ आ गया तो अ को पूर्व रूप कर दो, ये पूर्व है ये पर है, यानी अ को हटा के किस में मिला दो? ए में। मिला दिया ए में। लेकिन अभी डाउट क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि कोरा ए लिख दिया तो वो ए तो गुण संधि का हो जाएगा। दिखती बात है ना ये तो वो क्या कह रहा है अब कि जहां से आपने अ को हटाया उसके साथ आप क्या जोड़ दो? आप ये दिखाने के लिए कि हमने अ को हटाया है, आप क्या जोड़ दो? एस। तो क्या बन गया? ए एस। मान लो किसी विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आया तो इससे समझने का प्रयास करो। ओ के बाद में अ आ गया, ठीक है, तो वो कह रहा है कि अ को पूर्व रूप कर दो, यानी अ को खत्म कर दो, अ को किसमें मिला दो? ओ में। मिल गया, ओ आ गया। लेकिन ये पूरा ओ लिख दिया तो ये तो आपके गुण का माना जाएगा, तो वो कह रहा है कि अ जहां से हटाया उसके साथ क्या जोड़ दो? एस, ताकि आपको क्या पता पड़ेगा कि ये संधि कौन सी है? पूर्व रूप। तो आपका उत्तर क्या हो गया? ए एस और ओ एस। ठीक है भाई, तो आपका ए के बाद में अ आएगा तो अ को क्या कर दो? पूर्व रूप। ओ के बाद में अ आएगा तो क्या कर दो? पूर्व रूप। उत्तर क्या मिलेगा? ए एस और ओ एस। लेकिन कंडीशन क्या है? क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिक आएगा, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसके उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। यदि मैंने पहली बात तो संधि पहचानिएगा, शब्द लिखते ही पहला काम संधि आनी चाहिए। यदि लिख दिया हरेव, कोई आपके दिमाग में कुछ ये मैं पढ़ा रहा हूं ना वो चीजें आएगी नहीं। हरेव सीधा पूछा संधि बताओ, ए एस बराबर पूर्व रूप। अब मैं कह रहा हूं इसका विग्रह कर दो, करना ही नहीं कुछ, एस को हटा के लिख दो, लिखो हरे प्लस अव। आपके दिमाग में कहीं आया क्या कि ये पर हो गया, ये पूर्व हो गया? कहीं नहीं आया। काम तो इतना ही करना था ना कि ए पहले संधि पहचान ली, फिर क्या करना था? विग्रह करना, कर दिया। तीसरा क्या करना कि संधि का नाम, तीनों ही आ गए। कहीं ये आया क्या कि ए के बाद में अ को पूर्व? अब देखो आप मेरे को बताओ, ये हरे संस्कृत का शब्द है कि हिंदी का है? हिंदी होती ना तो लिखा हुआ होता हरी, क्या लिखा हुआ होता? हरी। तो ये पद आ गया, ये शब्द नहीं है, ये क्या है? पद। अब वो क्या कह रहा है? पद के अंत में यदि ए है उसके बाद में अ आ रहा है तो इस अ को हटा के किस में मिला दो? ए में। और जहां से अ हटाया उसके स्थान पर क्या जोड़ दो? एस। तो उत्तर क्या मिल गया? हरी। बात समझ में आ रही है? अब देखो नंबर 2 मैंने लिख दिया यज्ञेशमिन। आपको कुछ नहीं करना है, अभी कुछ चीजें दिमाग में नहीं लानी, मेरे को संधि बताओ कौन सी संधि है? ए एस पूर्व रूप। विग्रह कर दो, विग्रह करो, क्या आया? यज्ञे प्लस अस्मिन। खत्म। कहीं पर कोई विचार ही नहीं आया ये न का। अब पहले मैं जबरदस्ती ला रहा हूं आपको। अब मेरे को बताओ ये शब्द संस्कृत का है हिंदी का है? ये पद है, पद के अंत में ए के बाद में अ है, तो वो कह रहा है अयादि मत करो। तो क्या करें कि वो कह रहा है अ को पूर्व रूप कर दो, अ को इसमें मिला दो और अ के स्थान पर किसका प्रयोग कर दो? एस का। बन गया यज्ञेश। इसी प्रकार से कह दिया विष्णुव, क्या हो गया? विष्णु। विग्रह करो, विष्णु। पहली बात तो ये ओ एस संधि कौन सी हो गई? पूर्व रूप। विग्रह कर दो, विष्णु प्लस अव। बताओ विष्णु शब्द हिंदी का संस्कृत का? हिंदी होती तो विष्णु होता वहां। तो ओ के बाद में अ आया तो अ इसमें मिला दिया और ओ के स्थान पर क्या कर दिया? एस। ठीक है भाई, तो कुल मिला के आपको उत्तर क्या मिला? ए एस ओ एस बराबर संधि कौन सी होगी? पूर्व रूप। ठीक है, अब हमको जो है ना विषय बड़ा विस्तृत होता है, बहुत विस्तृत। अभी आपके पास पानी की बोतलें भरी हुई पड़ी है, वो मैडम पानी पी भी रही है, ठीक है ना? मैं अब इनसे ये कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, पूरी की पूरी पानी की बोतल पी जाओ। नहीं पिएंगे, कोई भी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पीते हैं, लेकिन भर के कितनी लाए हो? पूरी बोतल। विषय जो होता है ना साहब बड़ा विस्तृत होता है। पढ़ते समय विषय कैसा लगेगा? विस्तृत। लेकिन उसमें से हमको लेना क्या होता है? सार। और दीर्घ संधि का सार एक ही है। सार क्या है? आ ई उ री। खत्म। गुण संधि ए ओ अर अल। वृद्धि संधि आई औ आर आल। अयादि यण संधि य व र ल। अयादि संधि अय अव आय आव। पूर्व रूप संधि ए एस ओ एस। बस, बाकी कुछ याद नहीं करना। बाकी तुम्हारी इच्छा हो तो देखना, नहीं हो तो मत देखना। मेरे को आपसे अगले प्रकरण में ये चीज चाहिएगी जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, अब आ जाइए, अगली संधि होगी पूर्व रूप के बाद में कौन सी बच गई? पर रूप। पर रूप का उत्तर मैंने पहले ही संरक्षित कर दिया, आपको पहले ही आता है। पर रूप में कौन कौन से वर्ण बनेंगे? ए ओ। लेकिन ये ए ओ किसके साथ आएगा? बस खत्म। बात समझ में आ रही है क्या लिख रहा है? अब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते ही समस्या आ जाती है। चलो मेरे को एक बात बताओ, प्रत्येकम ये दिख रहा है? ये है। उपसर्ग भी दिख रहा होगा क्या? ये पर रूप है क्या? मैंने क्या लिखाया? उपसर्ग के साथ ए ओ, तो संधि कौन सी होगी? पर रूप। ये लिखाया मैंने, तो क्या ये पर रूप है क्या? नहीं है ना, सबको पता है ये तो। चलिए अब इससे डिफरेंस निकालिएगा। और पर रूप संधि का सूत्र होगा, वो है एंगी पर रूपम। कौन सी है? देखो मेरे को यहाँ पर आपको सूत्र से पढ़ाना पड़ रहा है, बाकी मैं कहीं पर काम में नहीं लूंगा संधि के अलावा। कारण यह है कि इसके बिना आपके स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे को सूत्र चलाना पड़ रहा है यहाँ। एंगी पर रूपम। ठीक है भाई, और उत्तर हमारे पास पहले से पता है। पर रूप संधि में क्या बनेगा? ए ओ। और वो किसके साथ आएगा? उपसर्ग के साथ। अब इसका अर्थ लिखेंगे आप। एंगी पर रूपम का अर्थ लिखो।
अर्थ है, सामने लिखा हुआ है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो सामने देखते रहना। लिखेंगे अकारांत उपसर्ग, अकारांत अकारांत उपसर्ग, अकारांत उपसर्ग से परे, अकारांत उपसर्ग से परे। उपसर्ग को लगाइए अंडरलाइन, अंडरलाइन करो। अकारांत उपसर्ग से परे ए और ओ, ए और ओ से, ए और ओ से प्रारंभ होने वाली, अकारांत उपसर्ग से परे ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु, ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु, धातु को करो अंडरलाइन। धातु के रहने पर, धातु के रहने पर, रिपीट कर रहा हूं, मिलाना। अकारांत उपसर्ग से परे ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु के रहने पर अ को पर रूप आदेश होता है, अ को पर रूप आदेश होता है, अ को पर रूप आदेश होता है। क्या बोला, मिलाना इसको। अकारांत उपसर्ग से परे ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु, अंडरलाइन करना है धातु को, धातु के रहने पर अ को पर रूप आदेश होता है। ये लिखा है आपने। पहले कौन सी संधि थी, इससे पहले पूर्व रूप। इस संधि का नाम क्या है? ये कह रहा है कि शब्द में हमेशा क्या आएगा, उपसर्ग, और उपसर्ग अकारांती होगा। अकारांत का मतलब, अकारांत संधि बताओ, आ बराबर दीर्घ। अकारांत का मतलब उसके अंत में क्या आएगा, अ, तो अकारांत उपसर्ग होगा। उसके बाद में ए और ओ आएंगे, लेकिन ए और ओ किसके होने चाहिए, धातु किसे कहते हैं, क्रिया को। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? तो क्या होगा, वो कह रहा है अ को पर रूप कर दो, वो तो था पूर्व रूप, ये क्या है, पर रूप, यानी अ के बाद में ए आ गया धातु का, तो अ को हटा दो और पीछे वाला वर्ण शेष रख दो। पीछे वाला वर्ण क्या शेष रहा, ए। अ के बाद में ओ आ गया तो पीछे वाला वर्ण शेष रख दो, ओ। लेकिन ये ए और ओ किसका होना चाहिए, और आगे भी क्या होना चाहिए, उपसर्ग। इसलिए आपको पहले से याद करवा रखा है कि ए ओ जब उपसर्ग के साथ आएगा अब तो वो कौन सी संधि होगी, पर। अब बताओ, प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम। पहली बात तो ये अकारांत है ही नहीं, समझ में आ रही है। दूसरी बात, ये एकम धातु नहीं है, तो वो नियम तो इसमें लग ही नहीं रहा है। समझ में आ गई बात। अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं एक बार। प्रेजते, क्या लिख दिया, इसके निश्चित उदाहरण है, इसलिए वो नहीं है कि हर एक उदाहरण आ जाएगा। प्रेजते, प्र उपसर्ग है, ए दिख रहा है, तो उपसर्ग के साथ ए बराबर संधि कौन सी हो गई, पर। अब अलग कीजिए इसको, प्र प्लस ए जते। ये ए जते धातु है, अभी पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ये प्र में अकारांत है कि नहीं है, पीछे अ आ रहा है, अ के बाद में धातु का ए, तो वो कह रहा है अ को हटा के किसमें मिला दो, ए में, तो क्या बन गया, प्रेजते। समझ में आ रही है। यदि कह दिया उपोषति, देखो पठती, क्या बोलते हो, पठती, पठता, पठंती, ऐसे बोलते हो ना, तो पठती, तो मैं इसको अलग करता हूँ, उप प्लस ओषति। ये देखो ऑटोमेटिक पता पड़ गया, ये धातु है, पठती, ओषति, ठीक है। ये देखो अकारांत उपसर्ग, अंत में क्या आ रहा है, अ, उपसर्ग का अ, इसके बाद में धातु से प्रारंभ होने वाला ओ, तो अ को खत्म करके किसमें मिला दो, ओ में, तो क्या बन गया, उपोषति। एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है इसका, उपसर्ग के साथ ए ओ, तो संधि कौन सी होगी, पर। कुल मिला के आपके अच संधि के कितने भेद होते हैं, 7। कौन कौन से हो गए, दीर्घ। अब ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे शब्द बोल रहे हो उत्तर दिमाग में स्वतः आ जाने चाहिए, बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे ही कह रहा हूँ दीर्घ, इसका मतलब दीर्घ वर्ण आ गए आपके। मैं जैसे ही कह रहा हूँ गुण, ए ओ आर छप गए। जैसे ही कह रहा हूँ वृद्धि, अय उ आर आल, यण, यर लव नहीं, य व र ल, अयादि, अय अव आय आव, पूर्व रूप ए एस ओ एस, पर रूप ए ओ उपसर्ग के साथ, खत्म। संधि को बड़े धीरे गति से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके बगैर आप आगे कोई भी भाषा नहीं पढ़ पाओगे। मेरा तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, हिंदी भी नहीं आएगी। अब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, कि मैं बहुत ही तीव्र गति से शब्द लिखूंगा। हो सकता है तुम्हारे पढ़े हुए हो सकता है नहीं हो। आपको संधि बतानी है, अपना मूल्यांकन खुद कीजिएगा। मूल्यांकन कभी भी छात्रों का नहीं होता। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? मूल्यांकन कभी भी छात्रों का नहीं होता, मूल्यांकन एक शिक्षक का होता है। और यदि हो सकता है कि इस पूरे क्लास में मेरा मूल्यांकन 100% रह जाए किसी विद्यार्थी के लिए, हो सकता है किसी के लिए 90 रह जाए, हो सकता है किसी के लिए 50% हो सकता है 20 भी। ऐसे विद्यार्थी भी है जिनके लिए मेरा मूल्यांकन कितना रहेगा, 0। और जो 0 वाले, 20 वाले, 50 वाले जो विद्यार्थी है, वो मेरे को ये सलाह देके जाएंगे यहाँ से कि मैं मेरी शिक्षण विधियों में क्या करूँ, सुधार करूँ। मैं मेरे उदाहरणों में, मैं मेरी अभिव्यक्ति में क्या करूंगा, सुधार। इसलिए मूल्यांकन विविध होता है, छात्र का मूल्यांकन और शिक्षक का मूल्यांकन। अपना मूल्यांकन खुद कीजिएगा। अब आपके सामने शब्द लिख रहा हूँ, बात बुद्धि तक नहीं जानी चाहिए, आंख से ही देखना है और उत्तर देना है। हो सकता है पढ़ा हुआ है, कोशिश करूंगा पढ़ा हुआ ही लिखूं, ताकि कोई अज्ञात विषय आपके सामने नहीं खींचूं, ठीक है। यदि आपके सामने लिख दिया मुरारी, मेरे को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मेरे को संधि चाहिए बस, आ बराबर दी। यदि, और जहाँ नहीं समझ में आए पीछे वाले शब्द को अलग कीजिएगा, अपने आप दिख जाएगा उत्तर। यदि कह रहा हूँ बालकोष्ठी, संधि बताओ कौन सी संधि है, पूर्व रूप। यदि कह दिया उदाहरण के तौर पर लवणम, संधि बताओ, अव बराबर अयादि। यदि कह दिया उपेंद्र, ए बराबर गण। यदि कह दिया, बोलिएगा खुद, राजर ऋषि, किसकी ध्वनि आ रही है, अर।
अर बराबर अयादि। इसको बोल के बताओ कार्य, किसकी ध्वनि आ रही है? कार्य, किसकी ध्वनि आ रही है? अर है या आर है? आर कौन सा वर्ण होता है? गुण के वृद्धि, ये वृद्धि संधि है। समझ में आ रही है? कार्य, किसकी ध्वनि आ रही है? आर, आर बराबर वृद्धि। आप देखेंगे और बीच में एक शब्द जानबूझ के डाल दिया मैंने, प्रत्यय का है। अब यदि मैंने कह दिया, उदाहरण के यदि कह दिया प्रेजते, उपसर्ग के साथ ए पर रूप संधि। यदि कह दिया विष्णोव, कौन सी संधि? नोव, कौन सी संधि हो गई? यदि कह दिया श्रवणम, कौन सी संधि हो गई? अयादि। यदि कह दिया सुत्यु हो गई अयादि। यदि कह दिया सुत्युपास्य, पीछे वाले स्टेप को अलग कर दो, यण संधि। यदि कह दिया अत्यल्प, यण संधि। बात समझ में आ रही है? पहला काम आपकी कौन सी संधि खत्म हो गई है? उत्तर बड़ी गति से आना चाहिए और बुद्धि तक तो जाएगा ही नहीं। संस्कृत का विषय कभी बुद्धि तक नहीं जाएगा, चाहे कोई भी पढ़ लो, पूरी भाषा पढ़ लोगे तो आंख से ऐसे उत्तर मिलेगा। अब दूसरी संधि, और दूसरी संधि है आपकी हल संधि। मैं जैसे ही लिखूंगा उत्तर तो आपको पहले से बताया हुआ ही रहेगा, क्योंकि नया शब्द आएगा ही नहीं। हल का मीनिंग बताओ, इसलिए इस संधि का नाम क्या होगा? व्यंजन संधि। ठीक है भाई, ऊपर देखिएगा, लिखने के बाद में अंडरलाइन करूंगा, संधि बताइएगा। व्यंजन विकल्प दूंगा आपको, बताओ कौन सी संधि है व्यंजन? अंडरलाइन में दीर्घ, वृद्धि, अयादि या यण? यण संधि। अंजन, अंजन को अलग करते ही, वैसे ये आपको आ रहा है, जब आ रहा है तो दिमाग नहीं लगाना, जो शब्द नहीं आता है वहां पर अपने वो विधि प्रयोग करेंगे। चलिए, व्यंजन संधि को पढ़ाने से पहले मैं आपको प्रत्याहार की वापस दुनिया में ले चलता हूं। वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है? चर। वर्ग का पहला दूसरा अक्षर खर। वर्ग का तीसरा अक्षर जस। वर्ग का चौथा अक्षर झस। वर्ग का पांचवा अक्षर यम, यवरल, यण और स श श ह शल। ठीक है भाई, सबके क्लियर है? मैं व्यंजन संधि को शुरू करूंगा वर्ग के तीसरे अक्षर से। कहां से शुरू करूंगा? वर्ग का तीसरा अक्षर, और वर्ग के तीसरे अक्षर को आप कहते हैं जस। जस बराबर वर्ग का तीसरा अक्षर, इसलिए संधि का नाम ही क्या होगा? जसत्व संधि। और जस में कौन से वर्ण आ रहे हैं? ज, ब, ग, ड़, द, यानी वर्ग का तीसरा। वर्ग का तीसरा अक्षर जसत्व होता है, खत्म बात। इसलिए जहां कहीं भी वर्ग का तीसरा अक्षर दिखेगा वो एक ही संधि होगी, वो संधि कौन सी होगी? जस। बस, वो भेद किसका है? हल का। अब यदि मैंने आपको कहा कि उदाहरण के तौर पर कृदंत, कृदंत, त, थ और द, वर्ग का तीसरा अक्षर जस होता है, इसलिए ये द है, वो कौन सी संधि हो गई? जसत्व। यदि कह दिया अजंत, च, छ और ज, वर्ग का तीसरा अक्षर जसत्व। यदि कह दिया सुबंत, प, फ और ब, वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सी संधि है? जसत्व संधि। यदि कह दिया दिगंबर, प, फ और ब, वर्ग का तीसरा अक्षर बराबर जसत्व संधि। यदि कह दिया वाग्भट्ट, क, ख और ग, वर्ग का तीसरा अक्षर जसत्व संधि। यदि कह दी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि कह दिया षडाननः, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है ये संधि आपकी जसत्व है, या दूसरा ऑप्शन है ये दीर्घ है। दो ही ऑप्शन है। ऐसी स्थिति में पीछे वाले शब्द को अलग कर दो। पीछे वाला शब्द क्या आ रहा है? आनंद। तो आनंद दीर्घ का नहीं है, तो सीधी सी बात क्या हो गई? ट, थ और ड, वर्ग का कौन सा अक्षर है? तीसरा। तीसरा बराबर जसत्व। यदि कह दिया वागीशः, क, ख और ग, दीर्घ तो नहीं है कि दीर्घ है? ये दीर्घ है कि नहीं है? ये बताओ, कैसे पता पड़ा? अलग करो पीछे को। अरे ये तो विग्रह तुमको आने चाहिए। ईशः, तो ईश तो वर्ड है ईश, तो आपने क को उठा के क्या कर दिया? ग। वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सी संधि होती है? जसत्व, क्योंकि इसका नाम ही जस है। अब हमेशा ही वर्ग का तीसरा अक्षर होता है इस संधि में, वो वर्ग के पहले अक्षर में कन्वर्ट होता है। कौन से अक्षर में होता है? पहले में। चलो, कृदंतः, इसका विग्रह होता है कृत प्लस अंत, त, थ और द। समझ आ रही है? तो ये कौन, ये पीछे स्वर आ रहा है तो पूरा बन गया ये, बाकी ये आधा ही था। वर्ग का पहला तीसरे में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बन गया? कृदंत। चलिए, अजंत का विग्रह खुद कीजिए। वर्ग का पहला अक्षर लाओ, अच प्लस अंत, च, छ और ज। यदि कह दिया सुबंत, ब है, वर्ग के पहले में कन्वर्ट कर दो, सुप प्लस अंत, प, फ और ब, वर्ग का तीसरा अक्षर एक ही संधि होगी। कौन सी संधि होगी? जसत्व। अब आइए दिगंबर, क्या विग्रह करूं? देख प्लस अंबर, क, ख और ग। वाग्भट्ट, क्या विग्रह करूं? वाक प्लस भट्ट, ये आधा ही रहा। क्यों आधा रहा? क्योंकि पीछे स्वर है ही नहीं, तो आधा ही रहेगा, क, ख और ग। षडाननः,
क्या विग्रह होता है? शट प्लस आनन, ट ठ और ड। वागीशः, वाक प्लस ईशः, क ख और ग। समझ में आ रही है? यहाँ एक एक जो वर्ण संधि से होता है। ठीक है, एक बार बनारस से एमए फाइनल का एक्सटर्नल वाइवा लेने के लिए आया। पहले एमए फाइनल में वाइवा लगते थे, पेपर तो अब होने लगे हैं। तो वहाँ व्याकरण में पढ़ाता था बीकानेर में। तो एक विद्यार्थी ने वाइवा देने के लिए अंदर प्रवेश किया। उस एक्सटर्नल ने पूछा कि तुम्हारे संस्कृत है? कि हाँ सर। कितने प्रतिशत बने एमए प्रीवियस में? उसने कहा 96। कितने? एमए प्रीवियस में कितने प्रतिशत बने? 96। कम बने, 99 बनते हैं। 99 संस्कृत में एमए में बनते हैं, 97 तो मेरे खुद के हैं। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की पता है मेरिट कितनी गई है? कितने? पता ही नहीं है। 395 का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। 395 सिलेक्शन ही नहीं है 80% वालों का। और मेरे को ये पता है कि मेरे एक स्टूडेंट के नंबर आए हैं 454। कितने? अब आप सोच लो कि संस्कृत की मेरिट क्या रहती है। समझ में आ रही है? पूरे में से पूरे आधा नंबर भी नहीं करता है वहां। तो 100 में से 100 नंबर 2011 में 4 विद्यार्थियों के आए हैं। जब स्कूल लेक्चरर का पेपर था, संस्कृत का ही था और संस्कृत में ही था पेपर, वो वहां पे वो था ही नहीं जीके का। तब कितने नंबर आए? 100 में से 100 नंबर करते ही नहीं है। तो आप मान के चलिएगा कि आपके 30 में से 30 नहीं आए तो कमजोरी आपकी है। ठीक है ना, पहले ही बोल रहा हूँ आपकी। यहाँ पर तो उत्तर और पेपर होगा आपके रिट का 2.5 मिनट का। कितने मिनट का? 2.5 से 3 मिनट ले रहे हो तो वो आपकी कमजोरी है। 1.25 मिनट में तो मैं कर देता हूँ पेपर आपके रिट का, संस्कृत का हो। और दूसरा, यदि आपके साथ बैठो तो मेरे 0 नंबर आए, पास तो आप होंगे, मैं फेल हो जाऊंगा संस्कृत को छोड़ के। ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि विकल्प जो होगा ना उसमें से एकदम उत्तर 100% क्लिक होगा। तो उस एक्सटर्नल ने उस विद्यार्थी से पूछा कि बेटा संस्कृत है तुम्हारा 96% है? कि हाँ सर चिन्नू है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मेरे को एक बात बताओ, स्वर बोलो। तो उसने क्या उत्तर दिया, देखिए सुनिएगा। 96 वाला व्याकरण के ग्रुप वाला क्या उत्तर दे रहा है? अ आ ई उ। ये उत्तर राइट है क्या? तो आप उत्तर देके बताओ स्वर किसे कहते हैं? ये उत्तर हो गया। अब उस सामने वाले ने क्या पूछा? उसने कहा अ आई उ। सामने वाले ने पूछा संस्कृत में आ हो तो बताओ। आ होता है क्या संस्कृत में? हमारी वर्णमाला किससे चलती है? माहेश्वर सूत्र से। माहेश्वर सूत्र में आ देखा है क्या आपने कहीं? कौन से वर्ण आ रहे हैं? अ ई उ री री ए। आया क्या कहीं? तो आ तो होता ही नहीं है। हम तो अ को कहते ही आ का ज्ञान स्वतः ही कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आ हमारे लिए कौन सा वर्ण होता है? दीर्घ। अब उसने देखो संधि के सवाल पूछने शुरू किए। मेरे जिंदगी में पहले ऐसे सवाल मैंने देखे, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसने पूछा बताओ ए में कौन सी और आता है आपको, लेकिन यह है कि कोई अभिव्यक्ति नहीं करा पा रहा है, फर्क इतना ही है। उसने पहला सवाल किया कि ए बताओ कौन सी संधि है। विद्यार्थी है ना वो, मैं व्याकरण वहां पढ़ाता था, वो मेरे सामने देखने लगा और बोला कि सर ए में तो संधि है ही नहीं। उसने क्या उत्तर दिया? अब आप बताओ ए में कौन सी संधि है? गुड। अब वो मेरे को क्या बोल रहा है कि सर सर ने पूछा कि कौन पढ़ाते तुमको व्याकरण? तो मेरे सामने इशारा कर दिया, ये पढ़ाते, बैठे लो। ठीक है, मेरे को पूछा आप पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ पढ़ाता हूँ। मैं नहीं पढ़ाता था तो मैं बोलूंगा हाँ। अब उसको पूछा कि तेरे को ए में संधि नहीं पता? तो वो विद्यार्थी क्या बोल रहा है कि सर संधि तो 2 वर्णों का मेल होती है, इसमें तो 2 वर्ण है ही नहीं। अब बताओ है कि नहीं है 2 वर्ण? ऑटोमेटिक हो गई। आपको नहीं दिख रहा है तो क्या करें? ए बराबर अ प्लस ई। देखते रहना एक संधि का खेल कैसे चलता है। यदि कह दिया आ, देखते ही अभी देखिएगा आ, बताओ कौन सी संधि है? ई उ री ए ओ आई औ। किसने कहा कि 2 वर्णों का मेल होता है? ये स्वतः ही वर्ण हो गए। समझ में आ गई? अब आगे बताइएगा अभी। ज कौन सी संधि का वर्ण है? वर्ग का कौन सा अक्षर है? स्वतः ही जसत्व हो गया, कहने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं 14 लिखूंगा, 5वां लिखूंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा आपको एक एक वर्ण से, क्योंकि संधि बराबर कौन सा प्रकरण? वर्ण प्रकरण। समझ में आ रही है? चलिए उतार दिया, ये सारा उतारना है, चलो उतारिएगा। मैंने वर्ग के तीसरे अक्षर से शुरू किया है और वर्ग का तीसरा अक्षर क्या कहलाता है? जसत्व। नाम पहले से ही रटे हुए हैं तुम्हारे। कौन सी विधि से शुरू किया पढ़ाना? आगमन से। आगमन का मीनिंग क्या होता है? मैं जब तक शिक्षण विधि पे आऊंगा ना सारी विधियां रटा दूंगा तुमको। जैसे मैं लिखूंगा ना आपको पता पड़ती रहेगी कि मैं इस विधि से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये आगमन विधि है। अभी व्याकरण चल रहा है इसलिए उदाहरण से नियम बार बार यही आ रहा है। जब दूसरा सब्जेक्ट चलेगा तो विधियां चेंज होती रहेगी। अब चलिए इसका एक सूत्र है जलाम जसो अंते। अब मैं सूत्र लिखाऊंगा और इसका सूत्र क्या रहेगा? देखो पहले तो मेरे को उत्तर बताना इसका। जलाम जसो अंते। आपको पता है स्वर संधि खत्म होते ही मेरा आपके ऊपर अधिकार हो गया। अधिकार ये हो गया कि मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो मैं तो अधिकार रखूंगा पूछने का। जसो अंते कौन सी संधि है? विकल्प दे रहा हूं, दीर्घ, वृद्धि, यण या पूर्व रूप। पूर्व रूप है तो विग्रह कर दो, एस को हटा के अ ले आओ। क्या विग्रह होगा? जसो प्लस अंते। ये कैसे आएगा वहां? समझ में आ रही है? अब लिखेंगे इसका अर्थ। अभी तो इसका अर्थ खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा अभी। अब इसका अर्थ लिखोगे जलाम जसवंते का पदांत
जलों को जस आदेश होता है। लिखो पदांत जल, रुक जाएंगे यहां पर, पदांत जल, पदांत जल लिख दिया जल सबने। अब आपके पास कॉपी पड़ी है, कोई माहेश्वर सूत्र नहीं लिखे हुए हैं और ना अपने को पीछे देखना। अब आपको यह है जल का मीनिंग बताओ, अभी देखते रहिएगा इधर सामने। आप यहां से शुरू किया था ह यवर अल 5 4 3 2 1 स श शर और हल। कहां से शुरू करना है? ज बराबर कौन सा अक्षर और अंतिम ल तक लाओ। बोलो 4 3 2 1 स श श ह। बड़ा उल्टा है, लिखना उल्टा नहीं। क्या लिखोगे? 1 2 3 4 स श श ह। यानी जल में कौन से वर्ण आ रहे हैं? वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, स श श। अब लिख दो पदांत जल, लिख दिया और जल के ब्रैकेट में ये डालो 1 2 3 4 स श श। ये क्या लिखा, कुछ समझ में आया आपको? जल का मीनिंग क्या होता है? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर, क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ थ थ द ध प फ ब भ, ये सब होते हैं। देखो पदांत जलों को जस, जस का मीनिंग बताओ। अरे जस का मीनिंग क्या होता है? वर्ग का तीसरा। लिखो पदांत जलों को जस आदेश होता है, जस के ब्रैकेट में लिखेंगे वर्ग का तीसरा अक्षर। पदांत जलों को जस आदेश होता है। बात समझ में आ गई? यानी वो कह रहा है कि वर्ग का पहला भी तीसरे में कन्वर्ट होता है, दूसरा भी होता है, तीसरा भी होता है, चौथा भी होता है। परंतु हमारा उदाहरण अभी हमारा उदाहरण ज्यादातर किसके बने हैं? ज्यादातर क्या, सब किसके बने हैं? पहले को हम तीसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी दूसरा भी आएगा, भी दूसरा भी तीसरे में आएगा वो तो। लेकिन हमने एक वर्ण वो संरक्षित कर दिया जस के लिए। जस का मीनिंग होता है वर्ग का तीसरा। बात खत्म। समझ में आ रही है क्या लिखा है? और सूत्र क्या है? जलों को जस कर दो, जल का मतलब पहला तीसरे में कन्वर्ट कर दो। दूसरा आएगा तो वो भी होगा, आएगा तब देखेंगे, अभी तो पहले ही आ रहा है हमारा, ठीक है ना। अब वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सी संधि हो गई? जसत्व। खत्म, ये इसका इतना ही अर्थ। अब आप देखो यहाँ पर सूत्र क्या लिखा हुआ है? जलाम, यानी जलों को किस में बदल दो? जस में। जस का मीनिंग क्या? तीसरा। खत्म। अपने तो बस एक ही दिमाग में रखना है, वर्ग का तीसरा, ऑटोमेटिक तीसरे में ही आएगा, तो वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो गया? जसत्व। ठीक है भाई, चलिए वर्ग का तीसरा जस हो गया। अब आओ वर्ग का चौथा अक्षर। वर्ग का चौथा अक्षर कौन सा होता है? जस, यही होता है जस। जस में कौन सा अक्षर आता है? वर्ग का चौथा। कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए ज व ग ड़ और द। देखिएगा यहाँ च छ ज ज प फ ब भ क ख ग घ ट ठ ड ढ और त थ द ध। यानी जस बराबर वर्ग का चौथा अक्षर। जहां कहीं भी वर्ग का चौथा अक्षर आपको तीसरे के साथ दिखेगा तो उस संधि का नाम होगा पूर्व सवर्ण संधि। वर्ग का तीसरा और वर्ग का चौथा अक्षर बराबर संधि कौन सी? पूर्व सवर्ण। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? वर्ग का तीसरा अक्षर बराबर जसत्व, वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर बराबर पूर्व सवर्ण। देखिएगा भी, अब ये तो मैं निगमन से ले ही नहीं सकता, तुम्हारे समझ में आएगा ही नहीं, आगमन से ही चलाऊंगा। मैंने कह दिया उद्धरणम, क्या लिख दिया? उद्धरणम, त थ द और त थ द ध। वर्ग का तीसरा और वर्ग का चौथा अक्षर संधि कौन सी हो गई? पूर्व सवर्ण। यदि कह दिया उद्धरणम के बाद में उद्धारकः, उद्धारकः, वर्ग का तीसरा त थ द, वर्ग का चौथा अक्षर संधि कौन सी हो गई? पूर्व सवर्ण। यदि कह दिया तद्धितम, ये तो तद्धित प्रकरण है, त थ और द, त थ द ध, वर्ग का तीसरा वर्ग का चौथा अक्षर कौन सी संधि हो गई? पूर्व सवर्ण। बार बार जब ये लिख रहा था तो एक विद्यार्थी ने क्लास से बोला क्या सर उदाहरण त थ के ही है क्या, दूसरों के नहीं है? सबके हैं। लिख दिया वागरी ही, क ख ग क ख ग घ, वर्ग का तीसरा और वर्ग का चौथा अक्षर संधि कौन सी हो गई? पूर्व सवर्ण। यदि कह दिया अजरस्वम, अजरस्वम, च छ ज च छ ज ज, वर्ग का तीसरा और वर्ग का चौथा अक्षर बराबर संधि कौन सी हो गई? पूर्व सवर्ण। ये कैसी पद्धति है? पद्धति। वर्ग का तीसरा और वर्ग का चौथा अक्षर कौन सी संधि हो गई? पूर्व सवर्ण। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? वर्ग का तीसरा अक्षर जसत्व है, वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर पूर्व सवर्ण है। क्लियर हो गई बात? पहले संधि क्लियर। अब आइए इसके विग्रह के ऊपर। विग्रह आप सबको आता है, आप बोलोगे वही लिखूंगा। बताइए उद्धरणम का विग्रह क्या लिखूं? उत्त प्लस हरणम, ये लिख दो, राइट है? चलिए उत्त प्लस हरणम। व्याकरण शास्त्र का एक नियम है, ह जो है वो कभी भी अपने मौलिक स्वरूप में नहीं रहता। वापस बोल रहा हूं, कहीं आप कहीं पर भी उठा के देख लेना, ह नहीं दिखेगा आपको, ह होगा ही नहीं कहीं। जब भी कोई संधिगत वर्ण जोड़ोगे ह हटेगा, नियम है। तो व्याकरण शास्त्र का एक नियम है, ह जहां कहीं भी दिखे उसको हटाओ, हटा देंगे सब। ह अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है? स
श, श और ह। ह अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है? चौथा। इसीलिए ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? चौथा। सवाल यह है किसका चौथा? संधि का नाम बताओ। क्या नाम है? पूर्व सवर्ण। पूर्व मतलब पहले का चौथा। तो ह हटाओ, हटा देंगे। ह के स्थान पर चौथा लाओ। किसका चौथा लाए? पहले का। पहला क्या पढ़ा है? त वर्ग का चौथा क्या होगा? त, थ, द और ध। क्या बन गया? धरणम। और अभी आपने पहले एक संधि पढ़ी जसत्व, वो कह रहा है वर्ग के पहले अक्षर को हमेशा हटा के कौन से अक्षर को ले आओ? तीसरा। तो त को द में बदल दिया, दो संधि लग गई। कितनी संधि लग गई? दो। कौन कौन सी लग गई? पूर्व सवर्ण और जसत्व। एग्जाम में दोनों साथ में ही आएगी। संस्कृत बड़ी स्पष्टीकरण की भाषा है। इफ बट नो कोई गुंजाइश नहीं, एग्जाम में दोनों आएगी। उद्धरणम में संधि बताओ और वो कहेगा बताओ पूर्व सवर्ण या जसत्व, दोनों लगी हुई है। दिख रही है दोनों सामने। आपका सही उत्तर वही होगा जहां से संधि को शुरू कर रहे हो। तो एक्चुअली बेसिकली पहली संधि कौन सी लगा रहे हो? पूर्व सवर्ण। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्व सवर्ण। जसत्व तो सहायक में काम आ रही है। वर्ग का तीसरा और वर्ग का चौथा अक्षर कौन सी संधि हो गई? पूर्व सवर्ण। मान लो नहीं आया समझ में, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, नहीं आएगा कोई। वैसे तो इस क्लास में बैठने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो 40% बुद्धि लब्धि वाली ही है। इस कारण से हमेशा ऐसा ही होता है। गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं उनको पूछ लेना। जैसे जैसे मनुष्य अपने शैशव अवस्था से परिपक्व अवस्था में आता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाती है? कम। सबसे अधिक बुद्धि लब्धि होती है शैशव अवस्था की। बच्चा एकदम गेन करता है, एक बार आपने उसको जो कोई भी कह दिया वो उत्तर परफेक्ट है, आप 10 साल के बाद में भी पूछोगे बच्चा भूल जाएगा। आपको एक शब्द के लिए मेरे को 5 उदाहरण बताने पड़ रहे हैं, फिर भी क्या रह रहा है? अस्पष्टता। क्योंकि जैसे जैसे शारीरिक क्षमता का विकास होता है बुद्धि लब्धि क्या हो जाती है? कम। देखिए उद्धारक विग्रह आप ही करोगे, मैं इसलिए तो नहीं समझ में आया तो दूसरा देख लो। उद्धारक का विग्रह करो, उत्तर प्लस आरक। फिर ह आ गया था, जहां कहीं भी ह आया हटाओ। ह के स्थान पर कौन सा वर्ण लाएंगे? चौथा। किसका चौथा? पहले का। क्यों पहले का चौथा क्यों लाएंगे? क्योंकि संधि का नाम क्या है? पूर्व सवर्ण। पहले का चौथा, तो पहला तवर्ग है, तवर्ग का चौथा लाओ। त, थ, द, थ। क्या बन गया? धारक। और त वर्ग का पहला हमेशा किसमें कन्वर्ट होता है? तीसरे में। कितनी संधि लग गई? दो। कौन कौन सी संधि? पूर्व सवर्ण और जसत्व। एग्जाम में यदि दोनों आ गए तो उत्तर क्या राइट होगा? पूर्व सवर्ण। एक आ रहा है तो कोई बात नहीं। तद्धितम विग्रह कीजिए। मान लो कोई कह रहा अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, ये लो ये इससे समझो। मान लो कोई कह रहा अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, ये लो ये इससे समझो। फिर आ गया, हटाओ। के स्थान पर कौन सा लाएंगे? चौथा। किसका चौथा? त का। त का चौथा क्या होता है? त, थ, द, ध। दितम। और त किसमें बदल जाएगा? द में। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास ये प्रश्न है क्या साहब आपके पास उदाहरण त थ के ही है क्या, दूसरे नहीं है तो उनके लिए ये देखो विग्रह करो। वाक हरि का क्या कर दूं? वाक प्लस हरि। ह, ये ह हटाओ, ह को। ह तो दिखेगा और हटेगा। ह के स्थान पर कौन सा लाएंगे? चौथा। किसका चौथा? क का। क का चौथा क्या होगा? क, ख, ग और घ। और वर्ग का पहला हमेशा किसमें कन्वर्ट होता है? तीसरे में। ये क आधा है तो आधा लिख दिया, तो क्या बन गया? वाग्भरी। अज रस्वम, इसका विग्रह कर रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं। अच प्लस रस्वम। ये फिर आ गया सब, हटाओ ह को। ह के स्थान पर कौन सा लाए? चौथा। किसका चौथा? च का। चवर्ग का चौथा क्या होता है? च, छ, ज और ज। ये र अंदर है तो र अंदर डाल दिया, रस्वम। और च के स्थान पर क्या कर दिया? ज। यदि कह दिया पदत्ति, पत प्लस हति, फिर वही ह को द और द को ध। इसका मतलब क्या हो गया? वर्ग का तीसरा और वर्ग का चौथा अक्षर कौन सी संधि में आएगा? पूर्व सवर्ण। बात समझ में आ रही है क्या लिखा? हर एक संधि का वर्ण निश्चित है, आप वर्णों को इधर उधर फेंक ही नहीं सकते। संधि बराबर वर्ण प्रकरण, इसका मतलब वर्ण देखो संधि पहचानो। आ ई उ, एक एक वर्ण चलाऊंगा, आपको ये बताऊंगा च लिखते ही कौन सी संधि होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? में क्या बोल रहा हूँ? आ ई उरी दीर्घ संधि, ए ओ आर अल गुण संधि, ऐ औ आर आल यण वृद्धि संधि, यवर अल यण संधि, अय औ आया अयादि संधि, ए एस ओ एस पूर्व रूप, आई और क्या बच गया? ए उपसर्ग के साथ पर रूप। वर्ग का तीसरा अक्षर जसत्व संधि, वर्ग का तीसरा और चौथा पूर्व सवर्ण संधि। ठीक है भाई, चलिए अब इसका सूत्र लिखेंगे। कौन सी विधि चलाई? आगमन। सरल है ना? उदाहरण से नियम, ज्ञात से अज्ञात। आगमन में हमेशा क्या होता है? निरीक्षण। आप निरीक्षण ही तो कर रहे थे, लगातार देख रहे थे। और निगमन में क्या करते हैं? परीक्षण। अब आ जाते हैं, परीक्षण से चलाऊंगा और इसका सूत्र होगा जयो हो अन्यतरस्याम। सूत्र में कठिनाई आएगी, कारण क्यों? क्योंकि तुम्हारी व्यवहारिक भाषा नहीं है तो तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो देख भी पहली बार रहे हो इसलिए। लेकिन ये तुम्हारी समस्या नहीं है, ये तुम्हारा उपचारात्मक शिक्षण है। समझ में आ रही है? इसके बगैर तुम पढ़ ही नहीं सकते हो संधि। अब एक प्रश्न कर रहा हूं, बिना प्रश्न से काम नहीं चलेगा मेरा। जयो हो अन्यतरस्याम, संधि बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं, वृद्धि, अयादि, पर रूप या पूर्व रूप। पूर्व रूप है तो विग्रह कर दो, ओ प्लस
अन्यतरस्याम। समझ आ रही है? अब लिखेंगे यहाँ पर, लिखो पदांत झय, ऐसे पदांत झय जय। फिर एक समस्या आ गई, सारी समस्या खुद को ही करनी है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ अब आपके सामने। मैंने कह दिया जय का मीनिंग बताओ, अब थोड़ी सी मदद करूंगा आपकी। सिर्फ कहां से शुरू करना है? 4 से। ये आपको याद नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको कपय के य तक लाना है, यानी 1 तक लाना है। 4 से 1 तक लेके आओ। 4 3 2 1। तो बताओ जय का मीनिंग क्या होता है? 1 2 3 4, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लिख दो पदांत जय, जय के ब्रैकेट में लिख दो पदांत जय से परे, पदांत जय से परे, परे का अर्थ होता है बाद में, जय से परे ह के रहने पर, लिखा हुआ सामने, पदांत जय से परे ह के रहने पर, ह के रहने पर ह को विकल्प से, विकल्प ऐसे लिखना है, देखो ह को विकल्प से, विकल्प के नीचे अंडरलाइन करो, करो इसको, विकल्प से, ह को विकल्प से पूर्व सवर्ण आदेश होता है। ह को विकल्प से पूर्व सवर्ण आदेश होता है। पूर्व सवर्ण संधि का नाम है ना आपके, ठीक है ना? तो ह को विकल्प से पूर्व सवर्ण आदेश होता है, अर्थात अर्थात ह के स्थान पर, अर्थात ह के स्थान पर पूर्ववर्ती, ह के स्थान पर पूर्ववर्ती, ह के स्थान पर पूर्ववर्ती वर्ण के, पूर्ववर्ती वर्ण के, ह के स्थान पर पूर्ववर्ती वर्ण के वर्ग का, पूर्ववर्ती वर्ण के वर्ग का चौथा अक्षर आदेश होता है। ह के स्थान पर पूर्ववर्ती वर्ण के वर्ग का चौथा अक्षर आदेश होता है। देखो लिखने का एक तरीका होता है, लिखने का पहला तरीका ये होता है, पड़ोसी की बगल में कभी नहीं झांकना। समझ में आ गई? ये तरीका है लिखने का। इसका कारण बता देता हूँ। आप लिखते समय दिमाग से सोच रहे हो, सोचना नहीं है, जो बोल रहा हूँ वो लिखते रहो, और लिखने के बाद में उसको पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा। दिमाग तो मेरा चल रहा है, आपका कैसे आएगा? वहां आपने लिखा कि ह को पूर्ववर्ती जो वर्ण पड़ा है उसके वर्ग का कौन सा अक्षर आदेश हो जाएगा? चौथा। लेकिन एक शब्द लिखा दिया नया विकल्प, ठीक है?